पार्टिसिपेंट, हम लोग ज्योग्राफी के लिए मिल रहे हैं। पहले टेस्ट का डिस्कशन आप दो टेस्ट को देख चुके हैं। पहला टेस्ट हमने जनरलाइज फॉर्म में लिया था, उसमें सारे सब्जेक्ट्स थे। दूसरा पॉलिटी का था, आज ज्योग्राफी का है। हम आपको हर टेस्ट सीरीज के पहले ये चीज़ बताते हैं कि 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आस्था आईएएस की, और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप, जैसे बच्चों से बात होती है, लाइव क्लासेस लेती हूँ तो बच्चे बोलते हैं अरे पेपर खरीद के कर लेंगे, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप सेट खरीद के शायद घर में सॉल्व कर लो, बट जो एनवायरनमेंट आपको कोचिंग से मिलता है ना, कि आप आ रहे हो, बैठ के टेस्ट प्रॉपरली दे रहे हो, यहाँ बातचीत हो रही है, पूछा जा रहा है, डिस्कशन तो चलिए आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, पर आपको एक बेहतर जो एनवायरनमेंट मिलेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं पढ़ाई के दौरान, एक एनवायरनमेंट और दूसरा मेहनत। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको पेपर देने बिहार जाना है, दिल्ली रह के पढ़ रहे हो, तो यहाँ कोचिंग तक चल के आ जाओ। हाँ, जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन डिस्कशन देख लें, पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत रीजनेबल प्राइस में है, और आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सॉरी, पहले के दो पेपरों का डिस्कशन आपको ठीक लगा होगा। आज ज्योग्राफी का पेपर है, तो एक चीज़ बार बार आ रही है कि थोड़ा साइड में खड़े हो जाए और थोड़ा जल्दी डिस्कशन कंप्लीट करें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फटाफट डिस्कशन को निपटा सकें ताकि आप लोग को भी इजी हो जाए। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों ऑब्लिक खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों के से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा जैसे 2 मिनट रुकते हैं कि आप अपने आंसर को मन में सेट कर लीजिए। अब आप सेट कर चुके होंगे, तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कि क्रोड क्रोड में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पाया जाता है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, लोहा। जैसे मेंटल, मैग्नीशियम। ठीक है, भूपर्पटी एल्युमिनियम, क्रोड निकल, आंतरिक क्रोड लोहा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए का 3, एग्जाम में ऐसे ही करना है ताकि गड़बड़ ना हो। बी का 1, सी का 2, तो बस ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के ऊपर ऐसे साइड में पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम बिल्कुल प्रकाश स्तंभ जैसा देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे आपको दिखते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग से। ये क्या है? ये आपके ज्वालामुखी और भूकंप की प्लेट्स हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हैं? आपको पता है कि जो रॉक्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आग्नेय के गुण क्या क्या है? ये कठोर एवं क्रिस्टलीय होती हैं, सही है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, सही है। यह रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित होती हैं, सही है। यह अवसादी चट्टानों की तरह परतदार होती हैं, गलत, क्योंकि आपसे पूछा है विशेषता नहीं है। अवसादी चट्टानों की तरह परतदार नहीं होती हैं। इसमें एक चीज और है, अवसादी चट्टानों में बीच में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। जैसे जो आपकी जलज चट्टानें हैं वहां पे क्या पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म में क्या है वहां पे खनिज तेल है, और वही चट्टानें सॉलिडिफाइड जीवाश्म में फॉसिलाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, वहां पर क्या है? वहां पर कोल्स हैं। ठीक है, कोयला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रेनाइट, जैसे रूपांतरित चट्टान के बारे में हमने बात की थी ना, यहाँ पे 3 प्रकार की चट्टानें हैं। तो रूपांतरित क्या है? जो आपकी आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, उन पे ताप, दाब और इनका जो प्रभाव है, उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है, उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ग्रेनाइट का कन्वर्जन नीस में होता है, ठीक है। बेसाल्ट का हम्बोल्ट में होता है, ठीक है। सॉरी, होमब्लैंच में होता है, ठीक है। चूना पत्थर का मार्बल में होता है, ठीक है। कोयले का स्लेट में नहीं होता है, ठीक है। कोयले का किस में होता है? स्लेट का फाइलाइट में, सिस्ट का फाइलाइट में चेंज होता है, ठीक है। कोयले का चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में सुमेलित है? तो हम जब भी पढ़ते हैं विश्व के मतलब प्रखर ज्वालामुखी में जो वोल्केनो आपके ज्वलंत हैं, भाई यहाँ पे शब्द आया है ना कि सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जो एक्टिव हैं, जिनसे लगातार उद्गार हो रहा है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
एक्टिव होता है यानी कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी क्या है? जिसमें उद्गार लगातार होता रहता है, ठीक है। सुषुप्त सो गया कुछ दिनों के बाद, फिर उसमें कुछ दिनों बाद उद्गार हुआ, बहुत बहुत सालों बाद, लंबा टाइम पीरियड बाद उद्गार होता है, पर उद्गार होता रहता है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी जिनमें कभी भी उद्गार नहीं होता, वो शांत हो चुके हैं सदैव के लिए, ठीक है। यही परिभाषा है। तो कोटापैक्सी इक्वाडोर आपका सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डोबर जल संधि आपसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है। आपको पता है जब मैं भी कंपटीशन देती ना, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते थे कि देखती नहीं थी कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है कि सुमेलित है पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर, ठीक है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर, ठीक है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर, ठीक है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व मनमरा सागर नहीं, चूक्सी सागर। कौन सा सागर? चूक्सी सागर। तो ये क्या है? यही आपकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हम 5 ग्रेट लैक्स पढ़ते हैं ना अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो सुपीरियर, इरी, ओंटेरियो, उपयुक्त में सभी, ये तीनों ही होती हैं, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा मतलब ये तीनों होगा। मैंने आपसे कहा 5 ग्रेट लैक्स, तो दो और कौन सी हैं? मिशिगन और ह्यूरॉन। कौन सी हैं? मिशिगन और ह्यूरॉन। इन्हें हम पांचों को क्या कहते हैं? 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। 5 ग्रेट लेक्स। नेक्स्ट, आज थोड़ा हम जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा जल्दी करवाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यहीं से करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं? तब तक आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा। सू नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच। तो ये तो पहले ही गलत है क्योंकि सू नहर आपकी किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है, ठीक है। और कहाँ है? यूएसए में है। तो पहला तो यही सही नहीं है। पनामा स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, नहीं। पनामा नहर आपके पनामा शहर में है, पर कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट, कील जर्मनी में है, ये बिल्कुल ठीक है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, ये ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए नहीं, नहीं है, ये गलत है। कौन सी सही है? तो कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, एकमात्र यही सही है। स्वेज नहर पनामा में है। तो पहली बात, स्वेज नहर इजिप्ट में है, मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में, इजिप्ट में है। और कौन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न गलत टाइप हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मात्र एक कथन सही है, कील नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। देखिए इसे मैंने ट्रिक से याद किया था कि कील उब गई, यहाँ का ऊ पकड़ लिया, यहाँ का बाल्टिक सागर पकड़ लिया। स्वेज नहर के लिए शब्द बनाया था लाब, लाल सागर और भूमध्य सागर। इसी तरह पनामा नहर के लिए बनाया था पा, या कैप बना सकते हैं आप, कैरेबियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। टू नहर के लिए तो इजी था, सुपीरियर और ह्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरह ट्रिक से याद करेंगे तो आपके परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से कितने देशों से होकर गुजरती है? किस किस देश? जर्मनी से होकर गुजरती है, सही है। ऑस्ट्रिया से होकर गुजरती है, सही है। हंगरी से होकर गुजरती है, सही है। पोलैंड से नहीं गुजरती है, पोलैंड से नहीं गुजरती है, पोलैंड से नहीं गुजरती है। रोमानिया से गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरती है, स्लोवाकिया से गुजरती है, स्लोवेनिया से गुजरती है, बहुत सारे देशों से। ब्राटिस्लावा उसकी कैपिटल है स्लोवाकिया की। 10 देशों से गुजरती है, क्रोएशिया से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जिसमें 4 ना हो?
तो भाई 1 2 3 5, 1 2 3 5 टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से बता रही हूं मैं? टोटल 10 देशों से। एक बार अगर चाहे तो मैं आपको लिस्ट रिवाइज करवा सकती हूँ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, यूक्रेन। यूक्रेन से भी होकर गुजरती है। हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि इतने लंबे समय से यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में कौन सा अपने देश से सुमेलित नहीं? सलामांका स्पेन का शहर है, बिल्कुल सही, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। कान, तो जितने भी लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगता है जिस उम्र के बच्चे हैं, आपको कांस महोत्सव के बारे में तो पता होगा। भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं वहां, वॉक करते हैं रेड कारपेट में। बहुत मतलब अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत सम्मान है। फिल्म जगत में बहुत नाम है कांस महोत्सव का। तो कांस महोत्सव इटली में ना होके फ्रांस में होता है। और जब मैं ऐसे जनरल भी पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि फ्रांस को सुर और सुंदरियों का देश कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा वहाँ अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है और फैशन लैक्मे वीक होता है। वहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं, तो इसलिए सुर और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। तो कान आपका सुमेलित नहीं है। कानकुन मैक्सिको में है। आपने अगर कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन पढ़ा होगा, यूएनएफसीसी के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है, उसका क्या हुआ है, एक बार वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मेलन किया है कानकुन मैक्सिको में। जहां तक मुझे आता है शायद 2010 का है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ही है ब्रुसेल्स। तो कौन सा मिलान नहीं कर रहा? कान, इटली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसमें भी 10 से 11 देश हैं जो साझा करते हैं भाई। तो स्पेन करता है, साइप्रस करता है, क्योंकि पूछा है कौन नहीं करता है। तो कौन नहीं करने में आता है? जॉर्डन। जॉर्डन नहीं करता। जॉर्डन की जो स्थिति है, मान लीजिए ये जॉर्डन है, ठीक है, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है, यहाँ पे बहरीन है, इधर अगर आप देखो तो इजिप्ट भी है। तो इधर कहीं से भी ना भूमध्य सागर से नहीं जुड़ रहा है। इधर इराक है शायद। ठीक है, ऐसे पूरा ये चारों तरफ से घिरा हुआ, लैंडलॉक नहीं मान सकते, बट ये भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या यह प्रश्न नहीं बनता कि ऐसे कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर के मतलब आसपास बने हुए हैं? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन कितने देश हैं जो भूमध्य सागर से जुड़े हुए हैं? नहीं बता सकते? लगभग 10 के आसपास देश हैं जो आपके यूरोपियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं। देखिए, जब नहीं है पूछा जाता है ना, तो मुझे तो बहुत आसान लगता है। बहुत आसान होता है कि आपको एक पता चल जाए तो शायद चल जाए। जैसे प्रवाल भित्ति द्वीप, तो प्रवाल भित्ति है क्या? कोरल रीफ, सिलेंट्रेट्स है, निडेरिया है, एनिमल है। ठीक है, इसे लिखते सी से हैं बट प्रोनाउंसिएशन निडेरिया करते हैं, सिलेंट्रेट। ये ऐसे एनिमल कल्चर हैं और ये बहुत रिच होते हैं। इन्हें सागर का रेन फॉरेस्ट कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो हमें पता है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ तो ये है ही नहीं कि नहीं है। इंद्रधनुष की चट्टाने, रेनबो जो रॉक्स है फिजी में, वो भी क्या है? कोरल द्वीप है, बहुत फेमस है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार का नाम कर दिया गया है, आपको पता है, स्वराज द्वीप रखा गया है। और हमें पता है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सब कैसे द्वीप है? कोरल द्वीप का समूह है। ठीक है, तो क्यूशु द्वीप जापान का प्रवाल भित्तीय द्वीप नहीं है। देखिए, द्वीपीय शहर है बट कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का नहीं है। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई कि कौन सा द्वीप नहीं है? क्यूशु द्वीप नहीं है। आपको पता है कि जापान देश है जो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, केकड़ो, क्यूसू, सिकोयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में भूकंप के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, नहीं नहीं है? विस्फोटक भूकंप, परमाणु या रासायनिक विस्फोटकों के द्वारा कभी कभी भूकंप आता है, बिल्कुल सही। बहुत बार ऐसा होता है कि बम वगैरह गिरा दिए जाते हैं तो भी ऐसा होता है। ठीक है, सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप,
प्लेट के हलचल के कारण, प्लेट विवर्तन के कारण तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भूकंप आता है, एक मेन बड़ा कारण है भूकंप आने का। नेक्स्ट है नियात भूकंप। हाँ, अत्यधिक खनन कार्यों से, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो जोन 5 में कहा जाता है, बोला जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा कार्य ना किया जाए, या तो भूस्खलन भूकंप का लगातार भय बना रहता है कि अगर पृथ्वी का आप लगातार खुदाई करोगे तो इसकी जड़ें जो है कमजोर होंगी, प्लेट के जो मूवमेंट्स उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और क्या है, जब प्लेट मूवमेंट करती है जो बची हुई ऊर्जा निकलती है वही तो भूकंप का स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त में सभी तीनों सही है। ठीक है। गहरे व लंबे विस्तृत गर्त या बेसिन दीवार, खड़े ढाल वाले किनारे खड़े व अवतल को कहते हैं, कर्क कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कास्ट ग्लेशियर से बनता है, ठीक है, एस करके हवा से बनता है। क्या है, गहरे लंबे विस्तृत घिसी बेसिन से बनने वाले ढाल, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्क हो। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है, जो हेलो आपका होता है ना, हेलोनेशन के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या है, पहले अपवर्तन, अपवर्तन की परिभाषा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल से सघन माध्यम में जाती है, थोड़ा सा अपने परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, परी मेघों के जलवाष्प में नहीं, पक्षाप कपासी मेलों के झटकों में, पक्षाप के में। आपको ये पता होगा, बर्फ होती है वो बहुत अच्छा प्रकाश का आपतन करती है, अपवर्तन करती है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको आपने को पढ़ा हो तो उसका आपने सुना होगा उसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है, बचपन यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चंद्र की बात सुनाई नहीं पड़ती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होगा, वायुमंडल होगा, है ही नहीं। क्या कारण है उसका, वायु अणु का निम्न पलायन तथा गुरुत्वाकर्षण। हमको पता है कि जो वहां पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 11.2 होता है ना, और गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। तो जब दोनों ही चीजें नहीं तो वायुमंडल होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग जब चंद्रमा पर होते हैं तो हम लोग को बातें सुनाई माध्यम ही। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, स्थानीय पवनों का नाम। स्थानीय पवने आपका एक इम्पोर्टेंट, बहुत सारे प्रश्न, एक प्रश्न आपके, लेवेश, लेवेश नहीं होगा, लेवेश होगा, ठीक है। ये गलत प्रिंट हो गया होगा, ये स्पेन की है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ लेवेंटर स्पेन की सुमेलित है, गलत प्रिंट हो गया होगा। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की सुमेलित है, सही है। ये गर्म हवाएं हैं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, ठीक है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका की है, बिल्कुल सही। शामल इराक की है, ना कि ऑस्ट्रिया की है। तो पूछा है कौन सी सुमेलित नहीं, तो कौन सी सुमेलित नहीं है, इसमें शामल सुमेलित नहीं है, क्योंकि शामल कहाँ की है, इराक की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अवस्था फूल, थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी के आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, ये भी है। तड़ित झंझा का मतलब क्या है कि चमक के साथ बारिश का होना। तो प्रतिबंधी का संवनीय अस्थायित्व सही है। निचले वायुमंडल में नमी की पर्याप्त पूर्ति, जब निचले वायुमंडल में भाई पर्याप्त पूर्ति तभी तो बारिश होगी, कैसे होगी। निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण वायु का, यही आपका गलत होगा, क्योंकि निम्न स्तरीय अभिसरण होना चाहिए और उच्च स्तरीय अपसरण, यही समन्वय की स्थिति है, तभी बारिश होगी, बारिश की संभावना नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, भूमध्य, अच्छा सही सुमेलित है पूछा गया है। भूमध्य सागरीय गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय गरज के साथ वर्षा, मानसून काल भारी वर्षा, और उत्तरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे खासियत क्या है, जाड़े की वर्षा होती, ठंडी की वर्षा, ठीक है। तो ये तो सुमेलित नहीं है, गलत हो गया, पहला गलत। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में
गरज के साथ वर्षा, आपने पढ़ा होगा शाम 4 बजे जो वर्षा होती है, एक्चुअली यही सुमेलित है। मानसूनी वर्षा क्षेत्र, पूरे साल भर बारिश कहाँ होती है, मौसम के हिसाब से बारिश होती है, जब मानसूनी हवाएं आती हैं तब बारिश होती है, तो ये भी गलत हो गया। और उत्तरी क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, क्या वहां तो वर्षा ही ठीक से हो जाए वही बहुत है, जाड़े की वर्षा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जाड़े की वर्षा भी गलत है, जाड़े की वर्षा किसकी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा। क्वेश्चन है, विश्वतीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बृहत्तम क्षेत्र वाला महाद्वीप, जब भी हम पढ़ते हैं बड़ा महाद्वीप कौन, सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका है क्षेत्रफल के अनुसार ना। फिर एशिया है। तो इसमें पूछा गया है कि वृहद क्षेत्रफल वाला द्वीप भूमध्य रेखीय जलवायु का, देखिए मेरे डायग्राम्स बहुत अच्छे नहीं पर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से गुजरती है अफ्रीका की सबसे ज्यादा एरिया, अफ्रीका का कवर होता है इस क्षेत्र से, भूमध्य रेखीय जलवायु से पे है, बीच से गुजर रही है। आपको पता है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है 0 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री एंड साउथ 30 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, कर्क, और इसे क्या कहते हैं, मकर। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क को इंग्लिश में कैंसर और मकर को इंग्लिश में कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अफ्रीका इसका आंसर होगा, सबसे ज्यादा एरिया वही कवर कर रहा है। क्षेत्रफल में वैसे भी अफ्रीका बड़ा है और क्योंकि बीच से गुजर रही है लगभग, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, 0 डिग्री में आती है ये। अब आता है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में खट्टे रसीले का उत्पादन क्या, जैसे मैंने भी फ्रांस के लिए बोला था कि फ्रांस और सुंदरियों का देश है, फ्रांस भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अल्कोहल कंजप्शन मतलब वहाँ पे खट्टे रसीले फल, जैतून, इन सब चीजों का उत्पादन होगा। तो ऐसी चीजें किस क्षेत्र वायु में उगती, मध्य सागरीय प्रदेश में उगती हैं। खट्टे रसीले फलों का उत्पादन कहाँ होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में होगा। अब मानसूनी प्रदेश में भी होता है बट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इन्हीं चीजों का हो, बाकी चीजों का भी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भौम जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता, मतलब भूमि के जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता, वर्षण की मात्रा तो करती है, अच्छी बारिश होगी होगा, भूमि का जल अच्छा होगा। वाष्पीकरण, भाई अगर ज्यादा वाष्पीकरण होने लगा, ऑपरेशन ज्यादा होने लगा तो भूमि तो सख्त हो जाएगी ना, तो फर्क पड़ता है। भौम जल प्रणाली में इनफिल्ट्रेशन के लिए भूमि सतह की क्षमता, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन जैसा होगा मिट्टी का वैसा प्रभाव पड़ेगा। समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी को प्रभावित नहीं करता है, इसका आंसर समुद्र से दूरी होगा, क्योंकि चाहे जहां भी हो अगर बारिश अच्छी हो रही है, जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारत में जहाँ बारिश अच्छी होती है तो वहां पे मिट्टी स्वरूप में मिलती है, मतलब अच्छा वहां पे बारिश का स्वरूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित, तो आपको पता है कि 3 सागरों की जलधाराओं, शांत महासागर, अटलांटिक। धाराओं को हम 2 स्वरूप में पढ़ते हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो गल्फ स्ट्रीम सही है। अच्छा, पूछा है कि प्रभावित नहीं होती है, तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा आपके नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती है, एकमात्र बेंगोला है जो आपके साउथ अटलांटिक में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक में ये प्रवाहित होती है, तो इसका उत्तर यह होगा। आज आप लोग को समझ में ठीक आ रहा है, आप लोग को बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब टाइम जा रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है कि कौन से अधिकतम गहरे बिंदु हैं किस महासागर के, बहुत आसान प्रश्न है, हम है कि तैयारी के दौरान सारे बच्चे इन लोगों को इन चीजों को अच्छे से देखते हैं, तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए, प्रशांत महासागर, मेरियाना, कितना है, तो शायद इतने मीटर है, मैं अगर सही बता रही हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे गहराई जो मापी गई है वो क्या है, ठीक है। हिंद महासागर का मुंडागढ़ है, आर्कटिक का सॉरी, शांत महासागर मेरियाना गर्त, महासागर सुंडागढ़, आर्कटिक प्यूटोरिको और अटलांटिक फ्लाई। तो जरा देखते हैं कौन सा आ रहा है, ए का 3, तो ए का 3 है, एग्जाम में इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना है। बी का 2,
बी का 2, सी का 1, कौन सा आंसर हुआ? बी। देखिए बहुत बेसिक सा आंसर है, बस यही ध्यान रखने कभी कभी के चलते हम ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड रेंजिंग। आप लोग अपने फोन में खूब नेविगेशन का प्रयोग करते हैं रास्ता बताने के लिए। समुद्र की गहराई को नापने लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों की स्पीड हवा की ध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव तरंगों की स्पीड ज्यादा तेज होती है, समान नहीं होती। इनकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है, हाई होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल के परावर्तन के उपरांत संसूचक तक पहुंचने के लिए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापन के लिए करते हैं, बिल्कुल गहराई मापन के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1 और 3। और जहां तक हमको याद आ रहा है गहराई मापन 2 मीटर का, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी, मुझे भी सबसे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी। अभी हम सवाल भित्ति की जो बात की, कोरल रीफ ही तो कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो 80 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, जो एक अच्छा टेम्परेचर है कोरल रीफ 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, ठीक है। और 27 से 30 डिग्री का उनके लिए सैलिनिटी या लवणता होनी चाहिए। इतनी लवणता अगर समुद्र में है तो उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में है। और कहाँ होता है? कर्क एवं मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में। मैंने हाइडेशन में 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, 30 डिग्री नॉर्थ क्या है आपकी? कर्क, 30 डिग्री साउथ आपकी है मकर। तो इन दो रेखाओं के बीच में तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए कौन कौन प्रकाशीय स्थिति अच्छी चाहिए भैया? रुकेगा कैसे सब प्रकाशीय स्थिति, ठीक है। कक्ष और अवसाद रहित जल। आपने एक शब्द सुना होगा कोरल ब्लीचिंग, या हिंदी में कहते हैं कोरल विरंजन, होगा आप लोगों ने, कोरल ब्लीचिंग या कोरल विरंजन या प्रवाल विरंजन जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये एनिमल्स होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, ये बहुत कलरफुल है। पर जब विरंजन का मतलब क्या होता है, अरे आपने ब्लीचिंग पाउडर को नहीं सुना है कि वो रंग उड़ा देता है, वैसे इनका रंग उड़ जाता है, क्योंकि जो ये सिम्बायोसिस के द्वारा दूसरे वो डिपोजिशन भर जाते हैं। लग गया कि अवसाद रहित जल होना, समुद्री लवणता भी हमने आपको बता दी कितनी होनी चाहिए, 27 से 30, ठीक है। तो ये वाला आपका उत्तर गलत होगा। उष्णकटिबंधीय समुद्र जलवायु तापमान 20 से 21, आपको बताया बहुत उत्तम होता है 21 डिग्री से 26 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 की सैलिनिटी या लवणता कितनी होनी चाहिए? 27 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने आपको बताया कि 3 सागरों की हम पढ़ते हैं धाराओं को, सागर, शांत महासागर, अटलांटिक महासागर। 2 स्वरूप में पढ़ते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो पूछ रहा है ये कौन है जो प्रभावित करते हैं? आवर्तन रोटेशन बिल्कुल प्रभावित करता है महासागरों की मूवमेंट। वायु दाब और हवा तो बिल्कुल प्रभावित करेगी भाई, लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूवमेंट होगा तभी तो महासागरीय जलधाराएं चलेंगी। महासागरीय जलधारा डेंसिटी भी प्रभावित करती है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर मोशन होगा, ठीक है। क्या प्रभावित नहीं करता? पृथ्वी का परिक्रमण परिक्रमण सॉरी पृथ्वी का जो रोटेशन परिक्रमण है ये प्रभावित नहीं करता है। देखिए टेम्परेचर से भी प्रभावित होती हैं, लवणता से भी प्रभावित होती हैं, ठीक है, वेदर से भी प्रभाव होता है इनका। आपको भी आगे कैरियोप्सिस के बल के बारे में बताएंगे कि कैसे बल की मूवमेंट के कारण हवाओं की दिशा बदलती है, कोरोलिसिस बल के बारे में। तो इसमें क्या होगा? 1, 2, 3
हम आपको लगभग 28 क्वेश्चन करा चुके हैं। हम 2 मिनट रुक जाते हैं और एक बार आप हमको बताइए कि इन सारे क्वेश्चनों में कहीं आपको कोई डाउट लग रहा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन जो आप लोग को लग रही है कि नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, चक्र में जल संचयन की 4 दशाओं का सही लिखिए। बाष्पण, द्रवण, वर्षण। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि पानी का क्या है कि पे हम क्या का स्वरूप देखते हैं। सॉलिड फॉर्म में हम बर्फ को देखते हैं, पानी को, वेपर फॉर्म या गैस फॉर्म में तो भाप को देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा? वाष्पन होगा, बिल्कुल ठीक है। पानी वेपराइज होकर ऊपर उड़ रहा है, भाई वेपराइज हो रहा है, गर्म सूर्य से गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वेपराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। फिर द्रवण, कंडेंसेशन, संघनित हो रहा है। फिर वर्षण, संघनित होकर नीचे आ रहा है। जब वर्षा की बूंदें खूब भारी हो रही तो प्रेसिपिटेट हो रहा है, धरती पर अपनी जान तोड़ते हुए नीचे गिर रही हैं। अंतःस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन, धरती के अंदर भी आ रहा है। सबसे पहली प्रक्रिया ही आपकी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाई ओर विक्षेपित कर, अभी मैंने आपको बताया कि का बताया है कि नहीं? अभी मैंने आपको कि पृथ्वी का घूर्णन इस पैरेलल बल के अनुसार क्या होता है? दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, और आपका जो नॉर्थ स्फेयर है या उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मूवमेंट करता है। कौन सा नियम है? पैरेलल का नियम। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है। बाकी चीजों का प्रभाव कम, घूर्णन का प्रभाव है इसमें। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटा हुआ। बहुत बार आपसे क्ले का साइज mm। आपका पहला ही उत्तर सही है, मृतिका गाद बालू। जल क्षमता का, जैसे कि जल धारण क्या है, कौन कितनी कैपेसिटी सॉल्व करने का पावर रखता है। तो क्या क्रम है इसका? मृतिका, गाद और बालू। ठीक है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? पहली बात आपको बताते हैं कि मियावाकी एक्चुअली है क्या। मियावाकी प्लांटेशन लगाने का, मतलब पेड़ पौधे लगाने का एक तरीका है, जापानीज पद्धति है ये पेड़ लगाने की। ठीक है, इसे किसने, कैसी पद्धति है? जापानीज, जापानी पद्धति पेड़ लगाने की। यहाँ पे तीनों जगह पेड़ लगाने की बात की जा रही है। दूसरी बात, किसने डेवलप किया है? अकीरा मियावाकी ने किया है, इनके नाम पर ही है, अकीरा मियावाकी ने किया है। इन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों के आसपास छोटे छोटे जंगलों का विकास करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो क्या होगा? शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि गलत, अनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग गलत, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, यही आपका सही उत्तर है। भाई शहर में ही लोग रह रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए, ये साउथ तो पर लोग थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाते जाए तो एट लीस्ट, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन और डेंसिटी बढ़ रही है, उससे कुछ तो कमी आएगी। ठीक है, यही बात इन्होंने बोली है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? डाउन उष्ण कटिबंधीय, ट्रिक सिखाते हैं आप, फिर बताते हैं। जैसे आपको जानना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, फॉर्मूला है सकल, सवाना, कंपोज, लॉनो। सवाना, कंपोज, लानोज। ठीक है, सेल्वाफी, ये कौन से है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक, नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। दो प्रकार के घासों के मैदान को आप देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय का बहुत इजी सा फॉर्मूला है, पम स्टेप्स डाउन बेल्ट।
यहाँ पे कहा गया है कि डाउन कटिबंधीय घास मैदान नहीं है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू बताया। पंप्स मतलब पंपास, स्टेप मतलब स्टेपी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान है, बेल्ट। यहाँ पे कहते हैं कि डाउन्स क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, पूछा गया है। देखिए इस आपको बता दिया, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय है, सेल्वा आपको पहले बताया था उष्णकटिबंधीय है, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा सुमेलित, जो नहीं, डाउन्स कटिबंधीय। देखिए मैं छोटे छोटे जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान जो फॉर्मूले याद किए थे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चल रही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, तो कौन सा स्थान लौह खनिज का है। देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपको मैप का प्रभाव लगातार दिख रहा है। मैपिंग आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और मैं अक्सर जब पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैप को आप किसी एक दिन बैठ कर नहीं याद कर सकते। क्या तरीका है मैप को याद करने का, याद क्या करेंगे, बस सुबह उठिए और 10 मिनट धूप में मैप की बुक लेके जरा खड़े हो जाइए, एटलस लेके खड़े हो जाइए और बस 10 मिनट देखिए, तो लोकेशन क्लियर हो जाएगी, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने सीखा था, उन्होंने मुझे सिखाया कि आप मैप को रट नहीं सकते, समझ के लिए, दिमाग में रखने के लिए क्या करना है, आपको 10 मिनट डेली सुबह उठ के, ओनली 10 मिनट्स, आप जैसे हमको 7 ही कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, 4 या 5 के बारे में पढ़ना है, फिर अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, एशिया के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इतना ही हमें ठीक से देखना है। तो हम बस 4-4, 5-5 दिन करके एक एक टॉपिक करके देख लें कि 2-2.5 महीने में आपकी मैपिंग बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इसी तरह पूरा करेंगे। आते हैं प्रश्न पे। कजाकिस्तान करागांडा सही है, यूक्रेन प्रिवाइरॉग सही है, जर्मनी नोरेमन, नोरेमन जी कहाँ है, थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो क्या मैं सही बता रही हूँ, फ्रांस में है। आप लोगों से इतनी देर से मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कहाँ पर है ये, फ्रांस में है, ठीक है, इसका उत्तर फ्रांस हो। पिरेनीज एक पर्वत भी है, फ्रांस और स्पेन से। मैं इसको, आपको शायद हंसी आएगी, तो मैं उसको मैंने याद किया था, तो मैंने ऐसे याद किया था कि पैर फंस गया, तो फ से फ्रांस और एस से स्पेन, और पायनीज को कैसे याद किया था कि पैर फंस गया। तो मुझे इस ट्रिक से देखिए अभी तक दिमाग में है, जैसे मैंने इसको देखा तो जब पैर फंस गया। ठीक है, नोरेमंडी फ्रांस, अभी तक हम लगातार बात कर रहे हैं ना, फ्रांस में सुंदरियों का देश है, तो हम याद कर सकते हैं कि सुंदर है, पर कोई चीज क्या हुआ, तो कहाँ होगा नॉर्मैंडी, कोई भी व्यक्ति टकला नहीं है क्योंकि वहां सब लोग सुंदर हैं, तो नॉर्मैंडी फ्रांस में। छोटी छोटी अपनी टेक्निक है याद करने की, आप जैसे भी याद कर सकते। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कहाँ है, डेट्रॉइट यूएसए में है। भारत का डेट्रॉइट कहाँ है, ये किसी स्टेट परीक्षा का प्रश्न है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो पीथमपुरा। ठीक है, नेक्स्ट, गोरनाया शोरिया लौह इस्पात के लिए है, बाकी सूती वस्त्र के लिए है, और कहाँ है, रशिया है। ठीक है, आनशान नाम से क्लियर है, चाइना, इस्पात ठीक है, याकोहामा जापान, ये कहाँ है, चाइना है। कभी कभी आपसे ये पूछता है ना कि शहर कहाँ पर है, तो आपको मैंने 3 चीजें खास बताई, डेट्रॉइट यूएसए, ऑटोमोबाइल, गार्नाया शेरिया सूती वस्त्र ना हो के लो इस्पात से रिलेटेड है, यही आपका सुमेलित नहीं है। आनशान चाइना में लोहे एवं इस्पात, याकोहामा जापान जलपोत निर्माण। तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न, कौन जातियों की बात हो रही है, पिग्मी जनजाति कॉन्गो बेसिन, बिल्कुल सही, अंगामी अपने नागालैंड की है, बिल्कुल सही, भाषा भी है, ठीक है, एनु जापान की है, किर्गिज कजाकिस्तान की, कहाँ की है, कजाकिस्तान। तो आपसे क्या पूछा गया है सुमेलित, तो किर्गिज कहाँ की है, कजाकिस्तान। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की
लिखित में कौन सा है? सेकंड पानी पी लेती हूँ और एक पहले आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि विश्व के सबसे बड़ा जो द्वीप है विश्व में, कौन सा द्वीप? प्रवाल द्वीप की बात नहीं हो रही है, प्रवाल द्वीप की बात नहीं हो रही है, जो अपने ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया पढ़ा उसकी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड का नाम सुना है आपने? सबसे बड़ा जो द्वीप है समूह है ग्रीनलैंड, फिर गिनी और फिर बोर्निया। ये तीन है, कौन से हैं? ग्रीनलैंड फर्स्ट क्षेत्रफल में, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्निया। ठीक है, ये देश के विषय, विश्व के विषय में। अब यहाँ से पूछा है कि इंडोनेशिया पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में, तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक की दिशा की क्रम है। कहाँ से? पूर्व दिशा से आपको दिखा रहा है। ठीक है, सही क्रम में लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु बनाया गया। 3 डिटेल ऑलरेडी है इस प्रश्न में। किस नदी पर है? फैनी नदी पर। कितने किलोमीटर लंबा है? 1.9 किलोमीटर लंबा है। क्या नाम है? मैत्री सेतु नाम है। किन देशों के बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश। पूछा है कि जगह, तो पहला ही उत्तर आपका सही है। त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि बांग्लादेश में रामगढ़। जब हम पढ़ रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति पढ़ा ना हो तो वो क्या लगाएगा कि त्रिपुरा में रामगढ़, बांग्लादेश में सबरूम। नहीं, त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़ मिले थे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कोष फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अभी जब हम कानपुर बात कर यूएनएफसी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल, 1994 में बनी। कब बनी थी? 1994 में बनी थी। बॉन, जर्मनी में इसका सेंटर। ठीक है, और जैसा कि मैंने बता दी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो मैंने तो करंट अफेयर्स की क्लास में इतनी बार बताया है, वो मतलब जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उनको तो बहुत ज्यादा उस पर वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। कोप 27 शर्मल शेख सही है। अच्छा, आपसे प्रश्न है कि सुमेलित नहीं। कोप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का पार्ट है। कोप 25 मैड्रिड स्पेन सही है। इसी में आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। कोप 28 यूएई। ठीक है, कोप 20 पेरिस फ्रांस में ना होकर लिमा में हुआ था। लिमा पेरू की कैपिटल है। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में ना होकर, यही आपका नहीं, सुमेलित नहीं है। लिमा पेरू की कैपिटल है, साउथ अमेरिकन कंट्री। एक कंसेप्ट यहाँ पे, एक छोटा सा फैक्ट और बताती हूँ कि पेरू से आलू आया था। ठीक है, जो हम भर भर के आलू खाते हैं ना, हमें लगता है कि भारतीय है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आलू है ये भारत से नहीं, पेरू से आया है। ठीक है, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मैंने बताया था भूटान। ये करंट अफेयर्स की क्लास में हमने बताया है आपको कि भारत ने पर्यावरण के दो देशों के बीच सहयोग हुआ है। कौन से देश है? भारत और भूटान। याद करना बहुत इजी है, वर्ल्ड एनवायरमेंट, भारत और भूटान। ठीक है, हाल ही में भारत में किस देश में जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण हेतु द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया? कनाडा। कनाडा के बीच, भारत के बीच जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के द्विपक्षीय बातचीत की गई है, समझौता किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इम्पोर्टेंट की तरफ यूएनई, यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह के आकलन के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत बार कार्बन का चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा,
और निर्माण कार्यों में जितने भी कार्बन पद चिन्ह मतलब कार्बन फुटप्रिंट, एक व्यक्ति कितना कार्बन खर्चा कर रहा है, तो कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होइएगा, यहाँ पे सरकार को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पद चिन्हों का आकलन निर्माण कार्यों में, ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको गड़बड़ नहीं करना है कि आप देखें यहाँ पर भी है, ठीक है, कि यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी देखिए कार्बन पदचिन्ह की, आप कार्बन पदचिन्ह याद कर लें क्योंकि बच्चे हमारे आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, यहाँ भी कार्बन पदचिन्ह, तो मेन चीज क्या है, निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह, ना कि किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं, सरकार को अपने देशों द्वारा किए गए सामान्य कार्बन के पदचिन्हों इसके भी नहीं, कितने भी निर्माण, जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसकी जरूर देख लीजिएगा, फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, हमने अपने बच्चों को लिखाया है और थीम भी लिखाई है, आगे जो करंट अफेयर कंटिन्यू चल जाएंगे। ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है, तो सम्मिलित ना होने का क्या है आपका 31 मई है, सॉरी। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता होती है के अंदर, उसे कहते हैं आर्द्रता। प्रतिशत में पूछा गया है तो इसका सापेक्षिक आर्द्रता क्या परिभाषा है आप? ताप आयतन में साधारण साधारण जल धारण करने, जो आपकी नमी है उसको धारण करने की क्षमता, तथा वास्तविक जो आपकी नमी धारण करने की क्षमता है उसके अवसत या उसके अवसत को प्रतिशत में जब मापते हैं वो क्या, आवश्यक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हार्ट का काम, पेट्रोल पंपिंग स्टेशन बोलना थी, ब्लड पंपिंग स्टेशन है, लंग्स का काम क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन लाना ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड सारा काम। यहाँ पे पूछा गया है ना कि कौन सा जंगल ग्रह को फेफड़ा है, क्या सांस लेने में मदद कर रहा होगा ना, और हम बचपन से आ रहे हैं कि अमेजन वर्षावन, वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, सबने देखी होगी अनाकोंडा बचपन में, तो कहाँ, ब्राजील के अमेजन वन को वर्षावन, और ये कैसे वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ खूब वर्षा होती है, यहाँ की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे स्ट्रांग है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं और एनिमल्स की भी टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को हरित प्रभाव प्रभावी है, बताओ कि ये क्या है ग्रह प्रभाव। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग मतलब इतना ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ऐसी गैसें भी सुरक्षित करती हैं और परेशान भी करती हैं, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब कैसी गैसें हैं आपकी ग्रीन हरित प्रभाव गैसें हैं, सादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए शुक्र का प्रभाव अधिक है। क्वेश्चन है कौन सी जाति पाई जाती है, अलास्का कोरियाक, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो अलास्का अपने कनाडा पाई जाती है,
कोरियाक रशिया की जंजीर है, तो आपका पहला ही आंसर कोरिया की जो आपकी ट्राइबल्स हैं पुनान है, अरब मरुस्थल की रुवाला है, स्वीडन तथा फिनलैंड की लेप्स है। ठीक है, आपने लेप्स पहाड़ के बारे में भी सुना होगा, तो वहीं पे रहने वाली अरब मरुस्थल तो बहुत फेमस बद्दू और रुवाला, तो वो बता दी। विश्व खुशहाली दिवस मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, भारत गोरखा दिवस 20 मार्च। तो जरा अब आप बताओ कि क्या जो पहला ऑप्शन है वो सही है? कि कुछ डे और कुछ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली ही आपकी सम्मेलन विश्व खुशहाली दिवस 19 मार्च, 20 मार्च को आता है। विश्व वन्य दिवस आपका 3 मार्च को है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, भारत गौरैया। जैसे आपको ये चीज पता है कि दिल्ली का जो पक्षी क्या है, गौरैया है। गौरैया खतरे में है, बहुत सारे राज्यों ने राज्य पर। क्या आप मुझे और भी राज्यों बताइएगा, कौन से राज्य हैं ये पक्षी राज्य का विषय, सब राज्य पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विचार कीजिए। सुनिए, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी, ठीक है, जो हम ऐसे देखते हैं नॉर्थ स्फीयर को हम नॉर्थ ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं, और नीचे साउथ पोल। पहला तो सही है आपका, सही उत्तर 45 डिग्री अक्षांश विश्वत रेखा आदि है। 0 डिग्री 30 आपकी नॉर्थ कैंसर और 30 साउथ कैप्रिकॉन। ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही। पृथ्वी के अक्ष अपसौर अवस्था परिभ्रमण गति तीव्र होती है, तो अवस्थाएं अपसौर की होती है। क्या आप हमको अपसर उपसर के बारे में बता सकते हैं? जो अपसौर है, इस दिन पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अपसौर में क्या है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी अत्यधिक होती है, मतलब स्पीड। बस अपसौर में क्या है, तीव्र ना हो, उपसौर दूरी कम हो। आपको पता है कि इनके लिए पर्टिकुलर डेट्स हैं, 4 जुलाई, जनवरी, ठीक है। आपका पहला सही है और तीसरा सही, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं? अभी मैं आपको 5 गैसों का नाम बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था, और क्या बताया था, जल वाष्प वाटर वेपर बताया था। तो ये तीनों तो हैं, तो उसने पूछा है कि कौन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हम छोड़ते हैं के रूप में, और जो कार्बन वो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन 200 गुना ज़्यादा हमारे ब्लड के साथ बाइंड करता है, सो टाइम्स। इसीलिए बोला आता है कि ठंडियों में अंगीठी रखकर कोयला कौन सी गैस निकाल, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। पेपर में आप कभी खबर सुनते में अंगीठी होते हुए की मौत हो गई, क्यों? क्योंकि वही कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेती है ऑक्सीजन जगह आपके ब्लड और आपके हीमोग्लोबिन से, और व्यक्ति की हो जाती है। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, जब ब्लड बाइंड करता है HbO2, जब ये बाइंड करती है तो H बनता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। किसी जहाज को सबसे कम समय के निम्न को अपनाना, रेखा 0 डिग्री अक्षांश का तो मामला ही नहीं है। आपको याद होगा जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो कहानी सुनाते हैं रेखा रेखाओं पर
कि जो जहाज का मालिक होता है, क्योंकि आप इस पार जाते हैं तो एक दिन घर जाता है, इस पार जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो शांता रेखाओं से परिकल्पना तारे पूर्व से ओर जाते हुए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। गलत। कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम, कैसी घूम रही है? पश्चिम। इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम जाते दिखते हैं। ठीक है। वातावरण चरण, गर्म वायु ऊपर तथा ठंडी। गर्म वायु किस वातावरण में ऊपर उठेगी? शीत वातावरण में उठेगी। और यही हम पूछे उष्ण में, तो उसमें ठंडी वायु ऊपर उठेगी। दोनों के अपोजिट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? शीत वातावरण। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी चारों ओर के दिन और रात होना, जिस जिस ओर रोशनी पर दिन हो रहा है ये रात। ठीक है। चारों ओर चक्कर लगाना बता दिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर अपने इधर अब होगा, पड़ेगी गर्मी, कम धूप पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा? पृथ्वी का अब पर झुका होना। क्या पढ़ते हैं? 6 महीना प्राकृतिक था। नेक्स्ट है गर्म, क्या मतलब? सूर्य की रोशनी का। अब ये आपकी है कौन? आल्स पर्वत। पूरा क्या पोलैंड एंड साइबेरिया की है? जरा अब इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, जरा अब आप बताओ कि बोरा कहाँ की हवा है? अरे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास इसको। रशिया में बहुत ठंडी पड़ती है, जब बहुत ठंडी पड़ती है तो लोगों के पास कुछ नहीं होता, तो लोग क्या ओढ़ लेते हैं? बोरा ओढ़ लेते हैं। भाई सबके पास स्वेटर नहीं है ना, भारत में बहुत सारी गरीब जनसंख्या है, तो रशिया में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों? साइबेरियन हवाओं का प्रभाव है, तो वहां लोग क्या ओढ़ लेते हैं? बोरा ओढ़ लेते हैं। ये आपको याद करने का मैंने थोड़ा सा ट्रिक बता दिया है। मिस्ट्रल, राइन घाटी, खामसिन, मिश्र। तो पूछा है कौन सी? तो बोरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि बोरा कहाँ की है? रशिया। वर्षा वाहक बादल काले क्यों दिखाई देते हैं? उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है। उनकी बड़ी संख्या जल बिंदु सारी धूप लेती है, वे धूप को दोबारा वातावरण करते हैं। ऐसे बादलों पर जलवाष्प पर अत्यधिक धूल, बारिश की बूंदें भारी हैं, धूल संग्रहित होती है, ये वो खूब काले दिखाई पड़ते हैं। गंदगी लिपट जाती है तो भाई काले दिखाई पड़ते हैं। चार गैसों सागर की अति जल है कि उष्ण जल है, अत्यधिक लवणीय जल है। दारूरिक चार गैसों की बताते हैं कि ये घास है, ठीक है। और ये इतना ज्यादा बायोलॉजिकल डिजर्ट की तरह क्या की प्रारूप। आपने एल्गी के बारे में सुना? कहते हैं शैवाल अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। क्या है? प्रारूपिक। अरे एल्गी लोग बहुत खाते हैं, करते हैं लेटस। निम्नलिखित से का एक पोथिया की खाड़ी फ्रांस। नहीं, पोथिया की खाड़ी फ्रांस में कहाँ है? फिनलैंड में है। बेफिन की खाड़ी कनाडा। कारपेंटर की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया। दिख रहा है ना आप लोगों को? सिर्फ कौन सी सुमेलित है? एक सुमेलित है, टोफिन की खाड़ी वियतनाम। तो मैंने आपको बताया कि बोथनिया खाड़ी फिनलैंड और नॉर्वे स्वीडन, बेफिन की खाड़ी कनाडा, कानपेंट्रा की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, और टोकिन से खाड़ी वियतनाम, यही एकमात्र सुमेलित है आपकी। भारत में से निम्न तटीय प्रदेशों में नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी वर्षा होती? कोंकण तट, गुजरात टू गोवा वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। मालाबार तट,
टू कन्याकुमारी। गुजरात तो गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र। कोरोमंडल, पहले तो बताइए कि कोरोमंडल कौन सा तट है भाई? ये तमिलनाडु का, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा चेन्नई में कराता है, नॉर्थ ईस्ट का मानसून चेन्नई में कराता है, कोरोमंडल तट हो। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां का सही अनुपात लगाइए। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं हमेशा याद ध्यान में रखती थी पढ़ने के लिए। कल आएंगे टीडीएस लेने के ऊपर काराकोरम, ठीक है। लद्दाख जाएंगे से जास्कर, टीडीएस पीर पंजाल, टी से धौलाधर, एस से शिवालिक। तो आपको मैंने एकदम सरल सा फॉर्मूले के तहत याद कराया कि कल जाएंगे टीडीएस। क्या अब आप लोग का उत्तर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम को हिंदी में इलायची। और केरल और तमिलनाडु के मध्य, केरल के लिए क्या करता है, इधर तमिलनाडु है, ऐसे ये पहाड़ियाँ दो राज्यों में बनी हुई। इलायची के बहुत इलायची का उत्पादन होता है, अच्छी बारिश होती है, इसीलिए इसे कार्डमम पहाड़ियाँ कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं? दर्रा में, ठीक है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला सिक्किम का दर्रा है। मेघालय में कोई भी दर्रा नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, यही आपका उत्तर है। जो जिला जम्मू और कश्मीर, ठीक है। निम्नलिखित में द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 डिग्री जल मार्ग है? मैंने ना तीन, आपको पता होगा तीन जल मार्ग हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो मैंने बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनाया था, 1 mm मतलब मिनी काय और मालदीव के बीच, ठीक है। 8 mm, 9 ml इवन लक्षद्वीप, जो आपका ये है 9 डिग्री। फिर 10 डिग्री अंडमान, AD अंडमान और निकोबार, एन मतलब AN अंडमान निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल क्या है आपका निकोबार, मैंने आपको बताया है 8 mm फॉर्मूले की तरह कि 8 mm मिनी काय मालदीव, 9 ml मालदीव लक्षद्वीप, 10 डिग्री AN निकोबार, ठीक है। छोटे छोटे ट्रिक से याद कर लेंगे तो सही रहता है एग्जाम में, बहुत गलत होने की संभावना नहीं। बाकी तो देखिए आप कितना भी पढ़िए, कितनी भी चीज़ें करिए, ह्यूमन एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ह्यूमन एरर की संभावना ना बनी रहे। हाँ, थोड़ा बोलते बोलते थक गई हूँ तो मैं भी सोच रही हूँ पानी पी। मुझे ये बताइए क्या जितना मैंने आप लोग अब तक बताया है ना, और मैं फिर से आप लोग को बोल रही हूँ एक बार आप लोग, इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपकी टेस्ट सीरीज़ है। तो इससे एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट है वो आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मिल जाएगा। आप कितना भी अच्छा करिए पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट नहीं है। आप कितना भी पढ़िए, आपका मूल्यांकन हो ही नहीं रहा है, आपका इवेल्युएशन हो ही नहीं रहा है। 2 मिनट। चलिए, अब आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की नदी पश्चिम से की ओर, जैसे पश्चिम से बात हो रही है, तो जब हम मैप पढ़ते हैं तो हम
साउथ, ऐसे देखिए तो कह रहा है पश्चिम पूर्व, मतलब पश्चिम से पूर्व। हमें बात करते हैं कि नदियों का क्रम, सबसे पहले जो आपकी नदी आती है लोहित आती है, फिर आपकी आती है दिबांग, फिर आती है दिहांग। का क्रम मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपकी परीक्षा में काम आ सके। सुबनसिरी, फिर आती है कामें, इसी क्रम में ये नदियां बढ़ती हैं। फिर आती है आपकी संकोश, और सबसे आखिरी में तिस्ता। आपको बताया कि लोहित, दिबांग, दिहांग, कामें, संकोश, तिस्ता। ठीक है, तो बस आपको तिस्ता, सुबनसिरी, इसी क्रम का दिबांग और लोहित। आपका ए ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, आपका लुरु प्रपात झारखंड, सिंचाई प्रपात बीहड़ नदी भी कहते हैं प्रपात के लिए पर्टिकुलर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चंबल नदी, चंबल प्रदेश बीहड़ से कहते हैं। एक्चुअली आप कंफ्यूज ना हो, बता दे रही हूँ, चंबल है। ठीक है, कार्य धुआंधार प्रपात सही है। घाघ प्रपात, ये झारखंड की बूढ़ी नदी, कहाँ की नदी? झारखंड की बूढ़ी नदी, सांची नदी कहाँ की है? आपसे पूछा गया है बूढ़ा घाघ प्रपात दक्षिण के पाटन को। बहुत आपको पता है कई नदियां हैं, उन्हें वर्ष में 2 बार पानी मिलता है। एक बार, एक तो हिमालय से पानी लगातार मिल ही रहा है, दूसरा बारिश से मिल रहा है। भाई गर्मियों में ग्लाशियर्स पिघलते हैं तो नदियों में पानी रहता है और मानसून के मौसम से पानी मिलता है। पर जो साउथ की नदियां हैं, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो सतत वाहिनी नहीं है। उसका रीजन है कि उन्हें एक ही बार पानी मिलता है। कैसा पानी मिलता है? मानसून का पानी मिलता है। तो वहां पर इस चीज की व्यवस्था किन्होंने बहुत अच्छे से की, सर आर्थर कॉटन ने की है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है। वन प्रबंध संस्थान भोपाल ठीक है, सही है। केंद्र सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है और इसका स्थापना 1988 में किया गया था। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल सुमेलित है। तो आपके तीनों ऑप्शंस में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान जलवायु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? CWG शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है, ठीक है। ये ह्यूमस समृद्ध है, पश्चिमी बंगाल, असम व उड़ीसा में है, नहीं। जो लेटराइट की मिट्टी है ना, स्पेशली चाय के लिए है। तो अब आप बताओ कि चाय, कॉफी, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कहाँ होता है? कुछ ऐसा। और लेटराइट मिट्टी की जो विशेषता है वो आयरन और सिलिका है उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है। तो जब आपसे हमने पता था कि भाई काजू हो रहा है, चाय हो रही है, वही एरिया। काजू कहाँ है? तमिलनाडु, केरला। इलायची हो रहा है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो कहाँ? बंगाल, असम, उड़ीसा में नहीं पाया जाएगा। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? आपका उत्तर एक सही होगा कि उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आपको पता है मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, ह्यूमिस मिट्टी। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा, बिल्कुल सही है। तिलैया बांध, तिलैया बांध किस पे बना है? अगर मैं सही हूं तो क्या पंचेत नदी के बारे में आपने सुना है? कहाँ है ये?
भाई कुछ बताओगे आप लोग भी? तिलैया बांध। बिहार के बच्चों को अगर तिलैया बांध नहीं पता है ना, झारखंड पड़ोसी राज्य में है, कौन सी नदी है? बराक नदी, ठीक है। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागा अर्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? तिलैया बांध किस पे बना है? बराक नदी पे, झारखंड। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, बहुत बार मैंने बताया है, कोचीन। और दिल्ली का बताया है जो आईजीआई है, 94% सोलर एनर्जी से और 6% हाइड्रो एनर्जी से चलायमान है।